हेलो गाइस, हैव अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग टेक्स्ट बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल के रूप में डैश के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई वस्तु पे जब कोई कार्य होता है तो उसके ऊपर जो ग्रेविटी जो फोर्स लगाता है, गुरुत्वाकर्षण का जो बल लगता है, उसे हम लोग किस और रूप में जानते हैं। ऑप्शन है आवेग, द्रव्यमान, त्वरण। ऑप्शन है आवेग, द्रव्यमान, त्वरण और वजन। तो आपका आंसर सही हो जाएगा वजन। वजन जो है वो सही आंसर है। आइए थोड़ा सा इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन बोल रहा है, वजन किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की एक माप होती है। वजन वजन का डिफिनेशन होता है या द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का गुणनफल होता है। वजन क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण और त्वरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। सेकंड बोल रहा है त्वरण। त्वरण को वेग के परिवर्तन के दर के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। ठीक है, तो त्वरण को वेग के में परिवर्तन की दर ही समय होती है। तो वेग में जो परिवर्तन की दर होती है यानी वेग बटा समय, उसे ही हम लोग त्वरण कहते हैं। त्वरण का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है त्वरण का अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा टी, v माइनस यू बाई टी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे आसानी से त्वरण निकल सकता है। आपके लिए मैं लिख देता हूँ। v माइनस यू बट्टा टी, ये एक फार्मूला होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आवेग। आवेग बोल रहा है संवेग, उसके पहले जो संवेग है, संवेग बोल रहा है संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में भी जाना जाता है। संवेग क्या होता है? संवेग मतलब मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? संवेग को द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान इजकल टू मास और वेग इजकल टू वेलोसिटी, यानी कि मास इजकल टू वेलोसिटी इजकल टू संवेग होता है। इन दोनों के गुणनफल से जो प्राप्त होता है वो ही संवेग होता है। आवेग क्या होता है? आवेग होता है बल और समय के गुणनफल को आवेग के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि बल और समय को गुणा करेंगे जब भी फोर्स इंटू टाइम इजकल टू क्या होता है? मेरा आवेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो पराध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड निकाल सकता है। ठीक है, हम लोग बहुत सारे जानवर जानते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड वेव निकालते हैं, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन में दिया हुआ है पतंगा, सूस जो एक प्रकार की मछली है, तीसरा है शार्क, चौथा है हाथी। तो सही आंसर हो जाएगा सूस, जो एक प्रकार की मछली है। ये क्या होती है? ये अल्ट्रासाउंड वेव निकालती है। तो आइए इसका डिस्कशन पे जाते हैं। डिस्कशन क्या बोल रहा है? बोल रहा है सूस पराध्वनि निकाल सकती है क्योंकि 20,000 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को पराध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को पराध्वनि कहा जाता है। और कौन कौन से वो जानवर है जो पराध्वनि निकालते हैं? इनमें से हो जाएगा चमगादड़, चूहे, डॉल्फिन आदि भी पराध्वनि निकाल सकते हैं। पराध्वनि और विभिन्न तरीकों से हम लोग को प्राप्त होती है और उसका यूज और विभिन्न जगहों पर होता है। तो क्या है वे? देखिए, पराध्वनि तरंगों के विभिन्न अनुप्रयोग के लिए किए जाते हैं। घड़ी की मशीनरी, भागों और हवाई जहाज़ों की सफाई के लिए भी पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए भी पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बोल रहा है इसका उपयोग अल्ट्रासोनिक वेव के लिए भी किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 साल का युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? मतलब कि 100 साल युद्ध हुआ था दो देशों के बीच। वे दो देश कौन से हैं? तो इंग्लैंड और फ्रांस हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड ही और फ्रांस वो देश है जिनके बीच 100 सालों का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन और भी है, इंग्लैंड इटली, इंग्लैंड जर्मनी, जर्मनी और फ्रांस। आप सेकंड वर्ल्ड वार अगर सोचिएगा तो आप मार दीजिएगा इंग्लैंड और जर्मनी, बट सेकंड वर्ल्ड वार आपको यहाँ नहीं सोचना है। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोचना है कि 100 साल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। तो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। आइए इसका थोड़ा सा हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच का संघर्ष, जिसको 100 साल के युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है, इतिहास में सबसे लंबा युद्ध है। ये इतिहास के दृष्टिकोण से सबसे लंबा युद्ध है। यह 5 राज्य काल के राजा एडवर्ड तृतीय से हेनरी वी और 5 फ्रांसीसी राजा फिलिप 6 से चार्ल्स 7वीं के शासनकाल के दौरान कुछ रुकावटों के साथ चला था। मतलब कि कंटिन्यू चला था, बीच बीच में कभी रुकावट आया होगा, पर कंटिन्यू 100 सालों तक रह रहकर ये युद्ध लगातार चलता रहा था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के तृतीय गति के नियम को दर्शाता है। ऑप्शन है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर एक झटका मिलता है। सेकंड ऑप्शन है, तेज गति वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ने के दौरान फील्डर धीरे धीरे चलती गेंद से अपना हाथ पीछे कर लेता है। तीसरा है, एक रॉकेट प्रक्षेपण। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है, जब एक बस अचानक शुरू होती है, मतलब बस रुकी हुई है और अचानक से स्टार्ट हो जाती है तो हम लोग को फटाक से एक झटका महसूस होता है। इसको न्यूटन का पहला लॉ कहते हैं, क्योंकि इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम या गति का नियम कहते हैं। हम लोग को पहले ही नियम से न्यूटन की गति का परिभाषा मिलती है। सेकंड जो बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन है, तेज गति वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ने के दौरान फील्डर धीरे धीरे चलती गेंद से अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि गेंद का जो मतलब फोर्स रहता है, वो फोर्स को कम करने के लिए फील्डर क्या करता है, गेंद के साथ अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे करते रहता है। तो ये सेकेंड लॉ हो गया। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि बल का जो व्युत्क्रमानुपाती के अनुपात के बराबर क्या होता है, वो दिशा के अनुपात में वो गेंद होती है। तो इसको सेकेंड लॉ कहते हैं। सेकेंड लॉ आप पढ़ लीजिएगा। अक्सर इंसान को पहला तीसरा याद रहता है, सेकेंड याद नहीं होता। सेकेंड ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बोल रहा है, एक रॉकेट का प्रेक्षेपण जो होता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण होता है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, थर्ड लॉ। इससे आप याद रखिए कि इसमें थर्ड लॉ यूज़ होगा। क्वेश्चन क्या था हमारा? तो क्वेश्चन हम लोग का था कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम के बारे में दर्शाता है। तो यही है रॉकेट वाला जो है, यही हम लोग को थर्ड नियम के बारे में दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, पहले इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा देख लेते हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति के तीसरे नियम को तो दर्शाता ही है, तथा न्यूटन के तीसरे नियम में कहा गया कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये तीसरा नियम कहता है। उसके बाद कहता है, जब रॉकेट को प्रज्वलित किया जाता है तो यह अपने थस्तरों से गैसों को छोड़ती है, जिससे एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलती है। एक गेंद को पकड़ने के दौरान अपने हाथ को पीछे खींचने वाला फील्डर न्यूनतम गति के दूसरे नियम का एक आवेदन है, यानी कि सेकंड लॉ है ये वाला, मैंने आपको बताया। थर्ड लॉ बोल रहा है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम में यह भी कहा गया है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, जी हाँ, संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बल की दिशा में लागू बल के समानुपाती होती है। ठीक है, मोमेंटम में जो परिवर्तन आता है, जो भी चेंजेस आता है, वो जो बल जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस बल के समानुपाती होता है। यानी कि जितना ही मेरा मतलब कि जितना ही बल लगाएंगे उस दिशा में, उतना ही उसके संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जिसका फॉर्मूला होता है F = m, F = फोर्स, जहाँ F = होता है फोर्स, उसके बाद m = होता है मास, और A = होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो F = m याद रखिए। F = फोर्स मतलब बल, m = मास, A = एक्सेलरेशन। तो F = m है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके साथ और भी थोड़ा सा दिया हुआ है, हम लोग पढ़ लेते हैं इसको भी। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम यही है, फर्स्ट लॉ है। न्यूटन के पहले नियम में कहा गया कि हर वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान में गति करती रहती है जब तक कोई बाहरी बल की कार्रवाई उसकी अवस्था में परिवर्तन में बदलने के लिए मजबूर ना हो। तो न्यूटन का पहला लॉ क्या बोलता है कि कोई भी वस्तु अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और कोई भी वस्तु अगर वो मतलब स्पीड में है, मतलब गति में है, तो वो गति में ही रहेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स उसे आकर रुकावट ना दे। और पैडल का जो नियम होता है, जब हम साइकिल में पैडल मारते हैं और मान लीजिए कि पैडल मारना बंद कर देते तो साइकिल क्या होती है, रुक जाती है। तो वो घर्षण बल के कारण रुक जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, किस बल के कारण रुक जाती है, तो घर्षण बल। तो ये हो जाएगा घर्षण बल आपका, जब पैडल मारने वाला जो हो जाएगा घर्षण बल, क्योंकि ज़मीन के साथ चक्का क्या होता है, घर्षण होता है। तो पैडल मारना बंद करेंगे तो पृथ्वी में घर्षण क्या होगा, बल बढ़ जाएगा, उसके बाद घर्षण बल के कारण साइकिल स्लो हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, एक बल 1 kg वस्तु
किलोग्राम वस्तु की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ऐसी कंडीशन में जब आपका 4 मीटर से 8 मीटर तक विस्थापन हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, तो इसका एक फार्मूला होता है, अगर कार्य पूछे तो इसका फार्मूला होता है W इक्वल टू यू। W इक्वल टू होता है इसका फार्मूला, इसका फार्मूला होता है W इक्वल टू 1/mv² माइनस 1/mu²। यहाँ पे v जो है ये अंतिम वेग है और u जो है ये प्रारंभिक वेग है। तो याद रखिए, ठीक है, जब भी इस तरह का डिस्प्लेसमेंट होगा तो दोनों फार्मूला यूज़ होगा। 1/2mv², आप लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा की फार्मूला होते हैं। तो इसमें 1 माइनस करके 1/2 यानी कि हाफ mu² भी आपको लगा देना, प्राथमिक वेग के साथ अंतिम वेग घटा देना है आपको, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ये है आपके सामने है, उसके बाद हम लोग का यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखिए वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 1 किलो है, 1 किलो है, आप लोग देख पा रहे हैं 1 किलो द्रव्यमान है, यहाँ लिख दिया है। अच्छा प्राथमिक वेग कितना है, प्राथमिक वेग जो है ये 4 है, 4 यहाँ लिख दिया है। उसके बाद देखिए अंतिम वेग जो है भी यानी कि वो 8 है, 8 भी यहाँ लिखा जा चुका है। तो हम लोग को शुद्ध कार्य निकालना है। शुद्ध कार्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, शुद्ध कार्य गतिज ऊर्जा का अंतिम वेग माइनस प्राथमिक वेग, गतिज ऊर्जा का अंतिम वेग तथा गतिज ऊर्जा का प्रारंभिक वेग। तो सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे। W इक्वल टू 1/mv², 1/mv² माइनस 1/m²। v यहाँ पे क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 m मेरा क्या था, m1 है, 8 और इसका 8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उस अंतिम वेग क्या था मेरा, अंतिम वेग तो मेरा 8 था ना, क्योंकि 4 से कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, तो अंतिम वेग मेरा 8 था। उसका प्रारंभिक वेग 4 था, 4 का स्क्वायर दोनों को करके स्क्वायर करके माइनस प्लस करके उसके बाद 24 जूल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पिंड एक असंतुलित बल लागू होता है तो इसके डैश में निरंतर परिवर्तन होता है। आप मान के चलिए कोई भी पिंड है, एक गेंद है, गेंद को जब भी आप धीरे से दीवार की तरफ फेंकिएगा तो धीरे से आपके तरफ वापस आएगा, फिर आप उससे थोड़ा सा और फोर्स लगाइएगा तो और थोड़ी फोर्स के साथ वापस आएगा, उसके बाद अधिक फोर्स लगाएगा तो अधिक फोर्स के साथ वापस आएगा। मतलब वो पिंड में जब भी हम लोग एक बल लागू कर रहे हैं, संतुलित बल, तो उसके गति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है, गति में। तो आंसर इसका हो जाएगा गति, इसके गति में निरंतर परिवर्तन होता है। ऑप्शन दिया हुआ है वजन, द्रव्यमान, गति, आकार। तो क्या हो जाएगा आंसर, गति, ठीक है, याद रखिए आंसर हो जाएगा गति, गति में परिवर्तन होता है। आइए इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। इसका डिस्कशन बोल रहा है, जब तक एक पिंड पर असंतुलित बल लगाया जाता है तब इसकी गति में निरंतर परिवर्तन होता है, क्योंकि न्यूटन के गति के दूसरे नियम में कहा गया कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लागू बल के समानुपाती होता है। मतलब जिस दिशा में आप बार बार बल लगा रहे हो, ठीक है, उसके संवेग में जो भी परिवर्तन होगा वो बल की दिशा में लागू होगा और रिवर्स करके आपके पास आएगा, ठीक है, समानुपाती होगा। जितना ही आप फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स से वो आपकी तरफ वापस आएगा। इसी को बोलते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू m इंटू a, ठीक है। तो ये बोल रहा है, चूंकि गति के परिवर्तन की दर त्वरण है और इसलिए जब एक संतुलित बल किसी बल वस्तु पर कार्य करती है तो यह गति के तदनुसार बदलता रहता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे लवण का उदाहरण है जो 7 से pH का एक जलीय घोल देता है, ठीक है। pH मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH का फॉर्मूला होता है, pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, याद रखिए हाइड्रोजन। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो लवण का उदाहरण है जो 7 से कम pH का एक जलीय घोल देता है। ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम लोग सॉल्यूशन में देखते हैं। आंसर इसका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन बोल रहा है, अमोनियम क्लोराइड एक ऐसे लवण का एक उदाहरण है जो 7 से कम pH का एक जलीय घोल देता है। हम अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, क्या फॉर्मूला होता है, NH4Cl के बीच प्रतिक्रिया को जानते हैं। जब भी आप NH4Cl को H2O के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो आपको प्राप्त होगा NH4OH प्लस HCl, ठीक है। यही क्या करता है, यही एक जलीय घोल बनाता है। जल के साथ मिश्रित होने पर अन्य सभी लवण क्षारीय घोल देते हैं। तो जब भी ये NH4Cl यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसके साथ जब भी प्रतिक्रिया कराएंगे तो हम लोग को जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, लवण का क्षारीय घोल प्राप्त होगा। यही क्वेश्चन में पूछा था कि हम लोग को प्राप्त क्या होगा, तो क्षारीय घोल
प्राप्त होगा। किसके साथ प्रतिक्रिया कराने पर? जल के साथ प्रतिक्रिया कराने को। किसके साथ? अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड का जब भी आप जल के साथ प्रतिक्रिया कराइएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? जलीय घोल प्राप्त होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 18 विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 4C के आवेश को जाने में कितना किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, मतलब बोला 18 वोल्ट है, विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 4 चार्ज, ठीक है, 4 कूलम के आवेश को ले जाने में कितना कार्य लगेगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है W = Q × V, जहाँ पे Q आपको क्या दर्शाता है? यहाँ पे एक सेकेंड, चल नहीं रहा है। Q × V, जहाँ पे Q आपको क्या दिखाता है? आवेश दर्शाता है, और V वोल्टेज को दर्शाता है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका आंसर 72 जूल दे रहा है। कैसे दे रहा है हम लोग देखते हैं। आइए, बोल रहा है आवेश की मात्रा Q 4C हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 18 वोल्ट दिया हुआ है। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं W = Q × V होता है। Q × V होता है, तो Q में हम लोग 4 रख दिए, गुना में 18 रख दिए, तो 4 × 18 हम लोग का क्या हो गया? 4 × 18 हो गया 72, यानी कि आंसर हो गया 72 जूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है किसको? कोडाई कनाल को। कोडाई कनाल कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में पड़ता है आपका कोडाई कनाल। ठीक है, इसको किसके नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है हिल स्टेशनों की राजकुमारी। अगर आपको पहाड़ों की रानी बोलेगा तो वो मसूरी हो जाएगा, राजकुमारी बोलेगा तो कोडाई कनाल तमिलनाडु में। तो इसका सॉल्यूशन बोल रहा है 2100 मिलियन टन की ऊंचाई के साथ कोडाई कनाल को हिल स्टेशनों की राजकुमारी के नाम पे जाना जाता है, या तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और पालनी हिल्स के पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये क्वेश्चन पूछेगा किसका हिस्सा है, तो पालनी हिल्स के पश्चिमी घाट का हिस्सा है। आइए नीचे क्या बोल रहा है हम लोग देखते हैं। बोल रहा है देहरादून उत्तराखंड की राजधानी। आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग जो रेलवे है ना, इसको यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया है। और ऊटी को कहा जाता है हिल स्टेशनों की रानी। ठीक है, ऊटी को क्या कहा जाता है? हिल स्टेशनों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस और तरल और गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है? बोल रहा है ऐसा क्या है जो ठोस, तरल और गैस तीनों रूप में मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, तरल और गैस। तो तीनों रूप में कौन मौजूद होता है? तो तीनों रूप में जो मौजूद होता है हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन दे रहा है उपधातु, अक्रिय तत्व, अधातु या धातु। तो आंसर हो जाएगा अधातु। ठीक है, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। डिस्कशन में क्या बोल रहा है। अधातु ठोस, तरल और गैसीय रूप में मौजूद होते हैं। जो अधातु होता है वो तीनों रूप में मिलता है, ठोस, तरल और गैस, अधातु। ठीक है, ये ना धातु होता है ना अर्धचालक होता है, ये अधातु होता है। अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं? घनत्व अधातुओं में घनत्व कम होता है। ठीक है, जो अधातु होंगे उसमें घनत्व कम होगा। चमक, हीरे और आयोडीन क्रिस्टल को छोड़कर धातु में चमक नहीं होती है। ठीक है, हीरे और आयोडीन क्रिस्टल को छोड़कर धातु में चमक नहीं होती है। मतलब हीरा, आयोडीन और क्रिस्टल ही ऐसा धातु है जिसमें चमक है, बाद बाकी कोई भी धातु में चमक नहीं होता है। नेक्स्ट बोल रहा है भंगुरता। ठोस अधातु भंगुर होते हैं। जो ठोस अधातु होते हैं वो कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं। और कुछ अधातु नरम होते हैं, जैसे हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप है, जो एक अपवाद है, जो सबसे ठोस प्राकृतिक पदार्थ है। अब क्वेश्चन पूछता है कि धरती पे मौजूद सबसे प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो उसका आंसर हीरा हो जाता है, जो कि क्या है? एक अधातु है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तन्यता और लचीलापन। गैर धातुएं ना तो तन होती है और ना लचीली होती है। ठीक है, यानी कि गैर धातुएं जो भी होती है ना ही तन्य होगी ना ही लचीली होगी। जैसे कि सोना क्या होता है? बहुत ज़्यादा तन्य होता है और लचीली होती है। पर गैर धातुएं में ना ही लचीलापन होता है, ना ही इलास्टिसिटी होती है, और ना ही वो तन्य होती है। ऊष्मा और विद्युत का चालन। अधातु ग्रेफाइट को छोड़कर ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। यानी कि ऊष्मा और विद्युत का चालन अधातु ग्रेफाइट को छोड़कर, यानी कि अधातु में एक ग्रेफाइट ही ऐसा है जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है। बाकी सब जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। ग्रेफाइट सुचालक है, बाकी सब अधातु कुचालक होती है। भौतिक अवस्था। साधारण तापमान पर धातु ठोस, तरल और गैस के रूप में होती है। मतलब तीनों कंडीशन में मिलेगा, ठोस, तरल और गैस के रूप में आपको तीनों रूप में मिलेगा अधातु। इसका उदाहरण हो गया ब्रोमीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तरल के रूप में ब्रोमीन मिलेगा, तरल के रूप में आपको क्या मिलेगा? ब्रोमीन मिलेगा।
अच्छा, उसके गैस के रूप में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलेगा, ठोस के रूप में आपको मिलेगा कार्बन, सल्फर और फास्फोरस। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, खत्म हो गया। तो ये रहा हम लोग का टॉप 10 क्वेश्चन। होप आप सभी को मज़ा आया होगा, और अच्छा लगा तो लाइक करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।